हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आज हम 16 अप्रैल का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल हेराल्ड केस, ईडी फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। तो इसके अंदर इन्होंने कुछ लैंड स्कैम किया है, लैंड अपने नाम करवाया है, गवर्नमेंट का लैंड, ये पूरी चीज़ है। तो नेशनल हेराल्ड केस, ईडी फाइल्स, दैट इज इन्फोर्समेंट, ईडी फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट सोनिया एंड राहुल, सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ईडी कौन है? ईडी इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। एंड ऑल्सो गाइज, इफ़ यू डोंट नो, फेब 2025 के वीडियो लेक्चर्स लाइव हो चुके हैं एंड मार्च 2025 का पार्ट 1 लाइव हो चुका है। फेब का सारा कंप्लीट हो गया है और मार्च का भी सारा हो जाएगा और अप्रैल का भी पार्ट 1 डल जाएगा। इन केस अगर आपका यहाँ से नहीं टाइम पर हो पाता, वहाँ पर डल जाएगा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट अलेज मनी लॉन्ड्रिंग केस रिलेटेड टू, लिखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कब आता है पिक्चर में, कब इन्वेस्टिगेट करता है किसी इंसान को? जब इलीगली पैसे कमाए हों। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब इलीगल तरीके से पैसे कमाना, रिलेटेड टू एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, विच ओन्स, जो ओन करता है, विच ओन्स नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर। तो इसमें इन्होंने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है ज़मीन को लेकर के, और इसके अंदर एक और जो नाम है वो है सैम पिट्रोडा, जो कि कांग्रेस का कांग्रेस के ओवरसीज, कांग्रेस ओवरसीज चीफ है। ठीक है ना। तो सैम पिट्रोडा ओवरसी, इनके अगेंस्ट एलिगेशंस हैं। ईडी प्रोब हैड स्टार्टेड इन 2021 बेस्ड ऑन अ जून 2014 ऑर्डर इशूड बाय पटियाला हाउस कोर्ट, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल्ड बाय बीजेपी लीडर। अब ये भी नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट, ईडी प्रोब स्टार्टेड इन 2021, प्राइवेट कंप्लेंट filed by बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है ना। तो ये है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। डिटेल में भी हम पढ़ लेते हैं। द केस स्टेम्स फ्रॉम अ 2013 पिटिशन फाइल्ड बाय बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी विच प्रॉम्प्टेड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू इन्वेस्टिगेट द फाइनेंशियल डीलिंग ऑफ नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर। स्वामी accused the Gandhis of misappropriating funds during the acquisition of the newspaper and its parent company, the Associated Journals Limited, through a firm named Young India. Allegations suggest that Gandhis acquired AJL, Gandhis ने Associated Journal Limited acquire करी just for ₹50 lakhs while assets were of ₹2000 करोड़। तो ये क्या एलिगेशन है, ये लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रही है। जो गांधीज हैं, गांधीज एक्वायर्ड एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड थ्रू अ फर्म यंग इंडियन, दैट इज YT, जस्ट फॉर ₹50 lakhs। जबकि उसके एसेट्स कितने थे? एसेट्स वैल्यूड ₹2000 करोड़, 2000 करोड़ के एसेट्स ही थे, बट इसको खरीद लिया 50 लाख में। तो यहाँ से गड़बड़ घोटाला नजर आया। द ईडीज चार्जशीट नेम सो एंड सो, इट मार्क्स द फाइनेंशियल ट्रांसफर दैट अलेज फैसिलिटेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी क्लेम्स दैट द एसेट लिंक टू दिस केस आर वैल्यूड अप्रॉक्सीमेटली ₹5000 करोड़। The National Herald was established by Jawaharlal Nehru in 1938 and published by AJL, a non-for-profit company. AJL also published other newspapers. Despite its historical significance, the publication ceased operation in 2008 due to financial difficulties. AJL's revenue primarily came from leasing its valuable properties located in major इंडियन सिटीज़। और जो ये प्रॉपर्टी दी गई है ना, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, ये भी बहुत कम पैसों में इनको गवर्नमेंट दे देती थी। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें नेशनल हेराल्ड जो था वो किसने इस्टेब्लिश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। हेराल्ड वाज इस्टेब्लिश्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन
1938। ठीक है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद एससी फ्लेज, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने क्या बोला कि भैया कोई बात नहीं, अगर पजामा खोल दिया कोई बात नहीं, स्ट्रिंग ऑफ अ माइनर डिड नॉट एड अप टू ग्रीवियस अटेम्प्टेड टू रेप। कहते पजामा के नाला खोलने से क्या हो गया, स्ट्रिंग खोलने से क्या हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट, एक हाई कोर्ट के जज की ये वर्डिंग है। माइनर, माइनर का क्या, मैं कहती हूँ मेरा खुद का भरोसा उठ गया जुडिशरी से। फिर लोग कहते हैं भरोसा रखो भरोसा, अब तो भगवान पे भरोसा रखें, भगवान ही कुछ कर सकते हैं। इनका जजेस पे तो भरोसा रहा नहीं है, कहीं से पैसे मिल रहे हैं, कहीं ये ऐसी जजमेंट दे रहे हैं, तो ये ऐसा बोल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको हड़काया थोड़ा सा, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। पैनल फॉर्म टू लुक, क्योंकि अगर किसी ने लॉ नहीं भी पढ़ा हुआ है ना, तो भी वो कहेगा कि हाँ यार ये तो अटेम्प्ट टू रेप ही है, लॉ नहीं पढ़ा तब भी। ठीक है, और ये तो लॉ पढ़ा है, प्रैक्टिस भी किया होगा, जज हैं, फिर भी ऐसी बातें बोल देते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। पैनल फॉर्म टू लुक इनटू सेंटर स्टेट टाइज, सेंटर स्टेट टाइज को देखने के लिए पैनल फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहाँ पर हमें ये ढूंढना, सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्ड पैनल टू लुक इनटू सेंटर स्टेट टाइज, सेंटर स्टेट टाइज को देखने के लिए पैनल फॉर्म हुआ है। ठीक है ना, अब कौन हेड कर रहा है, हेडेड बाय, ये अब देख लेना। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ, ये सर्च कर लेना, ये आपको सर्च करना पड़ेगा, ज़रूरी है। आईएमडी कह रहे हैं अबव नॉर्मल मानसून होंगे, मतलब यूजुअल से ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है, आईएमडी की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमडी इज इक्वल टू इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और क्या कह रहे हैं, अबव नॉर्मल मानसून होंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। इन अप्रैल 2023 अ पावर स्ट्रगल बिटवीन टू जनरल्स पुश सूडान विच विटनेस। अब सूडान में क्या चल रहा है, मैंने ये पहले भी हमने बात करी है। ठीक है, सूडान के अंदर सिविल वॉर चल रही है। क्या चल रही है, सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, इंटरनल वॉर, कोई बाहर का बंदा इन्वॉल्व नहीं है, इंटरनली लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब सिविल वॉर किसके बीच में चल रही है, यहाँ पर आर्मी वर्सेस पैरामिलिट्री, आर्मी वर्सेस पैरामिलिट्री में फाइट चल रही है। ठीक है ना, आर्मी चीफ कौन है, अब्देल फतेह अल बुरहान। ठीक है ना, और दूसरी साइड पैरामिलिट्री में कौन है, मोहम्मद हमदान डगालो, ये लड़ रहे हैं। ठीक है, सूडान, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। देयर इज अ सिविल वॉर विच इज गोइंग ऑन, सिविल वॉर चल रही है। किसके बीच में सिविल वॉर चल रही है, अब्देल फतेह अल बुरहान और मोहम्मद हमदान डगालो के बीच में। ठीक है ना, सिविल वॉर चल रही है, 2023 से स्ट्रगल चल रही है, 2023 से ये चल रही है, बंद ही नहीं हो रही है। वहाँ पे फैमाइन भी आ गया, फैमिन आ गया है, भूखमरी हो गई है, लोग मर रहे हैं, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर सिविल वॉर चल रही है, सूडान में, किसके बीच में। ठीक है, किसके बीच में चल रही है सिविल वॉर, बिटवीन आर्मी एंड पैरामिलिट्री, बिटवीन आर्मी एंड पैरामिलिट्री। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अब यहाँ पर गवर्नर, देखें बिल जो है वो लॉ कब बनता है, कैसे बनता है, ये हम समझेंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले बिल क्या होता है, व्हाट इज अ बिल। बिल होता है प्रपोज्ड लॉ, कि लॉ कुछ जी ऐसा सा लगना चाहिए। बिल क्या है, बिल इज़ अ प्रपोज्ड लॉ। ठीक है जी, बिल इज़ अ प्रपोज्ड लॉ, वेरी गुड, बिल इज़ अ प्रपोज्ड लॉ। तो बिल का क्या करते हैं, प्रपोज्ड लॉ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, डिस्कशन होती है। ठीक है, डिस्कशन होती है। ठीक है ना, जब वो पास हो जाता है, वोटिंग होती है, फिर वो पास हो जाता है, पास हो जाता है इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होती है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी। व्हाट इज लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी। व्हाट इज लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर इज लॉ मेकिंग अथॉरिटी। ठीक है, लेजिस्लेचर इज लॉ मेकिंग अथॉरिटी। और फिर वो जाता है किसके पास, गवर्नर के पास। किसके पास जाता है, गवर्नर के पास। गवर्नर एसेंट मिलता है। गवर्नर एसेंट का मतलब क्या है, अप्रूवल। गवर्नर का एसेंट मिलता है, तो वो जो बिल है, वो जो बिल है वो क्या बन जाता है बेटा, वो लॉ बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। ठीक है, बिल जो है वो लॉ बन जाता है।
तो ये अगर आपने पहले लिखा हुआ इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिल जो है वो प्रपोज लॉ है कि लॉ ऐसा होना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है, वो पास हो जाता है लेजिस्लेचर में, लॉ मेकिंग अथॉरिटी में, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट में गवर्नर का एसेंट मिलता है, अप्रूवल मिलता है, फिर वो लॉ बनता है। दिस इज़ द जर्नी ऑफ अ बिल टू बिकम अ लॉ। अब क्या हो रहा था, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी कि गवर्नर जो है वो एसेंट नहीं दे रहे थे, गवर्नर बिल पे बैठ रहे थे। तो आर्टिकल 200, ये हम हर किसी को लिखना, आर्टिकल 200 जो है, ठीक है, आर्टिकल 200 जो है वो क्या कहता है, वो गवर्नर की एसेंट, गवर्नर जो पावर है, ठीक है ना, पावर, आर्टिकल 200 जो है वो एसेंट, गवर्नर एसेंट वाली बात पे बात करता है। तो गवर्नर जो है वो अप्रूवल दे सकता है, बिल उसके पास आए वो अप्रूवल दे देगा, वो सेंड बैक कर सकता है, अप्रूवल दे सकता है, सेंड बैक कर सकता है, नथिंग, वो उसके ऊपर बैठा रहे, या फिर वो प्रेसिडेंट को भी दे सकता है आगे, 4 चीज़ें कर सकता है। अब गवर्नर क्या कर रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, ही वॉज डूइंग नथिंग, ही वॉज जस्ट सिटिंग ऑन द बिल, ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो सुप्रीम कोर्ट में गए, अब इसके प्रॉपर वाले नोट्स बनाएंगे हम। तो फाइनली जजमेंट आई, तो सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट करी किसने, स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने। तो जजमेंट आई, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। इसके अंदर क्या कहा गया, ठीक है, इसके अंदर फिक्स्ड टाइम लिमिट, फिक्स्ड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फिक्स्ड टाइम लिमिट, फिक्स्ड और टाइम लिमिट फॉर अप्रूवल ऑफ बिल्स, फॉर अप्रूवल ऑफ बिल्स एंड presidential responses to the bill passed by state legislature। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि देखो, अब बिल जो है डिस्कशन होने के बाद यहाँ पर रुक रहा था। अब गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को भेज सकता था या खुद बैठ सकता था, तो वो बैठ जाता था बिल पे, नथिंग डूइंग, ठीक है ना। तो अब इन दोनों चीज़ों पे रोक लग गई है, आपको विद इन 3 मंथ्स जो है गवर्नर को अप्रूवल देना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वाले केस में है, टाइम लिमिट फिक्स कर दिया है जब प्रेसिडेंट को एसेंट देना पड़ेगा, या गवर्नर बेसिकली मतलब नहीं होल्ड कर सकता है उससे ज़्यादा बिल को, ठीक है। और इससे हैज़ लेड टू अनदर डेवलपमेंट, पासिंग ऑफ लॉज विदाउट द एसेंट ऑफ गवर्नर। हिस्ट्री में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री क्या हुआ इस केस की वजह से, हिस्ट्री, पासिंग ऑफ लॉज विदाउट द एसेंट ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, तमिलनाडु के कुछ लॉज जो हैं अब उनको बिना अप्रूवल ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट के वो पास हो गए, वो लॉ बन गए। मतलब ये वाला स्टेप तो हुआ ही नहीं, डायरेक्टली वो लॉ बन गए हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में और भी पढ़ेंगे चीज़ें हम, अभी इतना ही, आगे चलेंगे। न्यूक्लियर पावर, तो इंडिया जो है पहले लिख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट इन GOI गोल टू रीच 100 gigawatt of installed capacity based on nuclear power by 2047, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 100 गीगावाट क्या चाहिए, 100 गीगावाट 2047 तक अचीव करना है न्यूक्लियर पावर, किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब उसी के लिए न्यूक्लियर, यहाँ पर NPCIL इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड announced program to set 700 megawatt MW pressurized heavy water reactors, that is PHWRs। अब कौन सेट कर रहा है ये, हु इज सेटिंग दिस, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर सेट कर रहे हैं, ठीक है। 2 units आर वर्किंग एट 2 units are working
at Kakrapur in Gujarat. 1 unit was synchronized, 1 unit राजस्थान में, ठीक है, और एक अंडर कमीशनिंग इन हरियाणा, ठीक है। 2 यूनिट्स आर कमिंग अप इन हरियाणा, एक राजस्थान में और आ रहा है और 2 यूनिट्स हरियाणा में कमिंग अप, हरियाणा में कमिंग अप, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। March 17 द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन इंडिया में कैसे हो रहा है। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। तो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन जो है इंडिया में, यहाँ पर किसकी ड्यूटी है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है, ये ड्यूटी जो है जनरल ऑफ इंडिया ये करता है, ठीक है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल्स करते हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रजिस्टर कर सकते हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको इन्फॉर्म करना रहता है। तो ये क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं, 10% नॉट रजिस्टर्ड, 10% रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं, बाकी 90% रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि हमारा 100% एम है कि 100% डेथ और बर्थ जो है वो रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम क्या है हमारे यहाँ पर, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS, जो कि कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल्ड बाय RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स have been entrusted with the responsibility of functioning as registrar। तो कौन रजिस्टर कर रहा है डेथ्स एंड बर्थ्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रजिस्टर कर रहे हैं, वो रजिस्ट्रार एक्ट कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर सपोज टू रिपोर्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर सपोज टू रिपोर्ट, उनको बस बताना है कि भैया यहाँ पे ये जन्म हो गया, ये डेथ हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 अक्टूबर ये लिखना बहुत ज़रूरी, 2023 से डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। क्या होने स्टार्ट हो गए, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट्स became the single and only document, became the single and only document to prove the date of birth for various services। अब यहाँ पर क्या है कि आपके जन्म पे, आपके डेथ पर, आपके बर्थ पे बात करते हैं पहले तो, आपके बर्थ पे डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा, बनेगा, और यही इसी से आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले पाओगे, आप सरकारी नौकरी ले पाओगे, आप अपनी शादी रजिस्टर कर पाओगे। तो यही वेरियस सर्विसेज के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और यही डाटा, दिस डाटा, जो ये डाटा मिलेगा, डाटा विल बी यूज टू दिस डाटा will be used to update national population register। NPR भी इसी के थ्रू ही अपडेट किया जाएगा, NPR की अपडेशन भी इसी के थ्रू होगी। NPR क्या है, और नेशनल NPR होगा राशन कार्ड, ठीक है, इलेक्टोरल कार्ड्स, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, यही डाटा से होगा, ठीक है। NPR जो है फर्स्ट कलेक्टेड, NPR लिखेंगे फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010, अपडेटेड इन 2015,
NPR is the first step, लिखेंगे NPR is the first step to the creation of the National Register of Citizens. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स क्या होगा कि कौन कौन यहाँ पर रह रहा है, क्या है वो सारा डाटा एज पर सिटीजनशिप एक्ट। तो ये डाटा भी सारा एनपीआर का जो है वो डाटा भी यहीं से ही उठाया जाएगा। मतलब हॉस्पिटल जो है डिजिटल यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं, मतलब डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे, कौन बनाएगा ये इन्होंने क्लियरली नहीं दे रखा है और हमने इतनी डीप में जाना भी नहीं है। जो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट होंगे उसी के बेसिस पे हमारी स्कूल में एडमिशन होगी, कल को हमारे वोटर आईडी बनेंगे और फिर शादी भी, मैरिज सर्टिफिकेट भी इसके बेसिस पे ही बनेगा। इलेक्टोरल रोल्स, मतलब जब हमारा नाम उस लिस्ट में आ जाता है तब हम वोट देने के काबिल हो, मतलब तब हम वोट दे सकते हैं उस लोकेशन में, ठीक है। तो वो भी इसी डाटा से अपग्रेड होगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी जो है वो भी इसी से ही जो डाटा इकट्ठा होगा कि कितने लोग बर्थ हुआ, डेथ हुआ, ये सब होगा। तो एनपीआर इज बेसिकली यूजुअल रेजिडेंट्स, कौन कौन इंडिया में रह रहा है वो डाटा जो है वो रहता है। एनपीआर फर्स्ट कब कलेक्ट हुआ था? 2010 में, फिर 2015 में अपडेट हुआ और अब ये एनपीआर फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये सारा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाई आर आशा वर्कर्स प्रोटेस्टिंग इन केरला, हमने ये पहले मार्च में भी पढ़ा था कि लो सैलरी, लो वेजेस और रिटायरमेंट पे कुछ भी फंड्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आशास क्या होती हैं? आशास बेसिकली यहाँ पर अगर आपने मार्च में नहीं नोट्स बनाए हैं तो आप आशास की फुल फॉर्म लिखेंगे। ये हेल्थ वर्कर्स हैं जो हमें कनेक्ट करती हैं रूरल विलेजेस के साथ। जो भी हमारी हेल्थ की स्कीम है वो रूरल विलेजेस में, विलेजेस रूरल ही होते हैं, विलेजेस गाँव में कौन पहुँचा रहा है? वो आशा वर्कर्स पहुँचा रही हैं। तो अब ये प्रोटेस्ट कर रही हैं कि देखिए हमारे वेजेस जो हैं वो बढ़ाने चाहिए, इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रही हैं केरला में। मॉलडीव्स बैन्स इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स इन रेजोल्यूट सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीन। मॉलडीव्स ने पहले भी अनाउंस किया था, मॉलडीव्स अनाउंस्ड अ बैन ऑन इजरायली टूरिस्ट्स इन रेजोल्यूट solidarity with Palestinian cause। तो जो लड़ाई चल रही है इसराइल और हमास की, इसराइल और पैलेस्टीन की, उसके हुए चलते मालदीव्स जो है कि इजरायली टूरिस्ट हम नहीं अलाउ करेंगे अपनी कंट्री में। Trump freezes $2.2 billion in grants to Harvard over campus activism। कैंपस एक्टिविज्म में जो गाजा की सपोर्ट में प्रोटेस्ट हो रही है कि पैलेस्टीन में जो चल रहा है वो गलत है, ठीक है, उसको लेकर के फेडरल गवर्नमेंट लिखेंगे, फेडरल गवर्नमेंट ब्रैकेट में यूएसए लिखेंगे, says it is freezing more than $2.2 billion in grants and $60 million in contract to Harvard University। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्यों? क्योंकि डिमांड्स टू लिमिट एक्टिविज्म ऑन कैंपस। जो एक्टिविज्म है वो कैंपस में लिमिट करने की डिमांड की है ट्रंप ने, ठीक है जी। उसके बाद पुतिन ओपन टू पीस डील, किसने बोला है? विक्टॉफ, स्टीव विक्टॉफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, इसको ढंग से लिखेंगे, स्टीव विटकॉफ। क्या हो गया? कॉफ हो गया। किसको? स्टीव को। विटकॉफ, स्टीव को कॉफ हो गया। स्टीव विटकॉफ कौन है? ये ट्रंप के इन्वॉय हैं, डोनाल्ड ट्रंप्स लिखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप्स इन्वॉय sent to Russia to talk about permanent peace deal। ठीक है ना। He sees a peace deal emerging। वो कह रहे कि मुझे लग रहा है कि पीस डील हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है?
कॉफ का नाम, स्टीव विटकॉफ का नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनवॉय जो बात करने गए वहाँ पर किसके लिए? डोनाल्ड ट्रंप के बिहाफ पे, जो रशिया गए बात करने के लिए, ठीक है। एक्स्ट्राडिशन टफ टिल कंडीशंस इंप्रूव, तो हमारे प्रेजेंस में जो कंडीशंस हैं वो बहुत बेकार हैं, क्रुएलिटी ये सब चीज़ें हैं, सॉरी फॉर द बर्प। अब यहाँ पर तभी मेहुल चौकसी, मेहुल इंडिया सीक्स रिटर्न ऑफ मेहुल चौकसी। अब मेहुल चौकसी पे क्या एलिगेशंस हैं? फ्रॉड पीएनबी के साथ, ठीक है। दैट सच एक्स्ट्राडिशन विल बी डिफिकल्ट। अब यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन डिफिकल्ट क्यों होती है? एक्स्ट्राडिशन डिफिकल्ट, एक्स्ट्राडिशन डिफिकल्ट ड्यू टू इंडियन प्रिजन कंडीशंस। सेज, अब ये हमें याद रखना है किसने कहा है ये। सेज जस्टिस लॉकुर, मदन बी लॉकुर, पूरा नाम लिख लो, मदन बी लॉकुर, who chairs United Nations Internal Justice Council, ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं तभी नहीं हो पा रहा है। cited the judgment of UK court that denied the extradition of Sunday, UK court लिखेंगे, court denied extradition of संजय भंडारी। मेहुल एक दो की तो हो गई है ना, भंडारी, ठीक है ना। किस वजह से? हमारी जो एक्स्ट्राडिशन क्या होती है कि हमारे यहाँ पे ऑफेंस कमिट करके दूसरी कंट्री में चले गए, हम कह रहे हैं जी हमको दे दो, हमारे यहाँ पे इन्होंने ऑफेंस कमिट किया हुआ है, तो वो एक्स्ट्राडिशन हमारी रिजेक्ट क्यों कर देते हैं बाहर के कोर्ट्स? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी है, हमारे यहाँ पर क्रुएलिटी बहुत है। मदन बी, जस्टिस मदन बी लॉकुर क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल को चेयर करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमें संजय भंडारी का एक्स्ट्राडिशन यूके ने डिनाई कर दिया, ठीक है। अब आगे चलेंगे। रंजीत नैयर, इंटेलेक्चुअल फाउंडर ऑफ सेंटर फॉर फिलोसफी एंड फाउंडेशन ऑफ साइंस, डाइड, तो यहाँ पे लिखेंगे रंजीत नैयर died. Now, who was Ranjit Nayyar? He was intellectual and founder of the Center for Philosophy and Foundations of Science, that is CPFS, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। बी अवेयर ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकर्स, हॉस्पिटल में से बच्चे उठाकर लेकर जाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में से, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भैया अपने बच्चे बचा कर रखो, ठीक है जी। उसके बाद ऑपरेशन चक्र 5 क्या है? इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ऑपरेशन चक्र 5 ये क्या है? साइबर क्रिमिनल्स, साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए किसका ऑपरेशन है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। डिजिटल अरेस्ट क्या करते हैं? ऑनलाइन फ़ोन करेंगे, कहेंगे फ़ोन रखा तो देखना तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो दैट इज़ डिजिटल अरेस्ट, ठीक है ना। डिजिटल अरेस्ट वालों पे ज़्यादा हल्ला बोला इन्होंने, डिजिटल अरेस्ट, ठीक है जी। तो ये था न्यूज़पेपर। अब हम कर लेते हैं फोर्थ का न्यूज़पेपर भी साथ में। इंडिया होल्ड्स फायर एज ट्रम्प स्लैप्स टेरिफ्स, US President Donald Trump launched a full-scale trade war on Thursday, announcing massive reciprocal tariffs ranging from 10% to 49% on US imports from its trading partner. India was not spared and was hit with a 27% tariff on its exports. So India was USA imposed, लिखेंगे USA imposed 27% tariff on its exports from India, from its imports on its imports
फ्रॉम इंडिया। इंडिया जो यूएसए भेजेगा उस पर 27% टैरिफ लगा दिया, डिस्पाइट ऑनगोइंग टॉक्स अबाउट ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि बीटी है, बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, अगर ये नहीं पता, बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट जो है उसकी हम बातचीत कर रहे हैं। द टेरिफ स्पार्क वार्निंग ऑफ रिप्रेजल, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ग्लोबल मार्केट्स प्लंज्ड इन रिस्पॉन्स फ्रॉम चाइना। तो हमारी भी जो स्टॉक मार्केट थी वो एकदम से गिर गई थी, अभी ये होल्ड पे रख दिए हैं टेरिफ्स, नहीं तो स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे गिर गई थी। ठीक है जी, 27% टेरिफ लगाया है यूएसए ने हमारे ऊपर। ठीक है, उसके बाद वकफ बिल सीज हीटेड डिबेट इन राज्यसभा। ठीक है, अ डे आफ्टर बिल वॉज पास्ड इन लोकसभा, debate legislation, the union government treated the bill is not anti-Muslim while the opposition said it is anti-Muslim। ठीक है, फाइनली ये पास हो गया है बिल, वकफ बिल जो है। SC confirms cancellation of over 23,000 appointments of teachers in Bengal schools। ये लिखेंगे SC confirms cancellation of over 23,000 appointments of teachers in Bengal school। पर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? इन अ ब्लो टू वेस्ट बंगाल द अपहेल्ड मतलब जो कैलकटा हाई कोर्ट ने कहा वो इन्होंने मान लिया। अपहेल्ड कैलकटा हाई कोर्ट जजमेंट, इसका मतलब क्या होता है? जो कैलकटा हाई कोर्ट ने कहा वो इन्होंने मान लिया। ठीक है, अब टेंटेड सिलेक्शन प्रोसीजर, टेंटेड मतलब इसके अंदर कुछ गलती थी, इसके अंदर चीटिंग करी गई थी। टेंटेड सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों थे, टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों थे। ये अपॉइंटमेंट जो थी ये 2016 में हुई थी, 2016 में अपॉइंटमेंट हुई थी, ये रिक्रूटमेंट हुई थी। ठीक है ना, और यहाँ पर कैश फॉर जॉब स्कैम, कैश फॉर जॉब रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ। ठीक है जी, ये हुआ। तो ये वेस्ट बंगाल में 23,000 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुई वेस्ट बंगाल में, क्योंकि कैश फॉर जॉब पैसे लिए गए थे नौकरी देने के। 2016 में ये हुआ, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों था इसके अंदर। कैलकटा हाई कोर्ट ने ये कैंसिल की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ ये अपॉइंटमेंट्स कैंसिल होंगी। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे। बैन ऑन फायर क्रैकर्स इन दिल्ली एनसीआर नेसेसरी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बैन ऑन, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे कंफर्म दैट द बैन ऑन सेल, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फायर क्रैकर्स इन दिल्ली एंड एनसीआर एज एब्सोल्यूट नेसेसरी। इट ऑल्सो डिसमिस एप्लीकेशन फाइल्ड बाय ट्रेडर्स टू रिकंसिडर द बैन टू और रिड्यूस द प्रोहिबिशन पीरियड टू 3 or 4 months a year। तो वो कह रहे हैं कि आप आगे पीछे में इकट्ठा करोगे फिर आगे पीछे बेचोगे, इसलिए हम तो हमेशा के लिए बैन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट confirmed the ban on sale, production and manufacture of fire crackers in Delhi and NCR region। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, हम कुछ महीनों के लिए कुछ ऐसा नहीं करेंगे, हम बैन लगा रहे हैं। ठीक है, फॉर एवर वाला। कंफर्म्ड बैन ऑन सेल, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर। ठीक है, सेल, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर पे बैन लगा रहे हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। केरला, अब यहाँ पर कह रहे हैं इम्प्रूव द सो कॉल्ड ग्रीन क्रैकर्स। इट पुट द ओनर्स ऑन मैन्युफैक्चरर्स टू साइंटिफिकली इम्प्रूव द सो कॉल्ड ग्रीन क्रैकर्स। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि आप ग्रीन क्रैकर्स लेकर आओ जो पॉल्यूशन नहीं करते, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ और ऐसे क्रैकर्स बनाओ जो कि पॉल्यूशन नहीं करेंगे। अब जो एनएलसैट वाले बच्चे हैं वो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच में ये वाली चीज़ कह सकते हैं कि आप ऐसे क्रैकर्स, ऐसी रिसर्च करिए, ऐसे क्रैकर्स बनाए जाएँ जो कि बिल्कुल भी पॉल्यूशन ना करें, और बिल्कुल ऐसा हो सकता है, दिस इज़ पॉसिबल। यस, उसके बाद केरला, तमिलनाडु, बंगाल गॉट नो फंड्स अंडर समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, होल डेवलपमेंट, हर तरीके से डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद आर्बिट्रेरीनेस एंड ब्रेजन बायस इन लॉ इन्फोर्समेंट हैव अंडरमाइंड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया फॉर डेकेड्स डिस्पाइट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, कस्टोडियन टॉर्चर,
Supreme Court strong remarks against the practice this week. So stated that illegal demolition of properties. तो यहाँ पर illegal demolition of properties पे बोला कि ये सही नहीं है, नोटिस देना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंडिया स्टिल हैज़ रीजन्स विद वेयर फाइबर ऑप्टिक। अब यहाँ पर स्पेस एक्स जो है, जो स्टारलिंक आ रहा है, जो स्पेस एक्स एलन मस्क का स्टारलिंक है, उसका एग्रीमेंट हो गया है स्टारलिंक का विद जियो एंड एयरटेल। तो उसके बारे में आ रहा है कि क्या हमें सैटेलाइट वाला इंटरनेट चाहिए। तो वो कह रहे हैं बिल्कुल चाहिए सैटेलाइट वाला इंटरनेट, बिकॉज बहुत सारी जगहों पर जो वायर्ड इंटरनेट है वो नहीं पहुंच सकता, तो वहाँ पर सैटेलाइट वाला इंटरनेट सच में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये थी आज की न्यूज़। loggery.in पर आप जा सकते हैं एंड जो भी आपको खरीदना खरीद सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मॉक टेस्ट हैं एनएल सैट के, MSCD 3 ईयर्स, 5 ईयर्स के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, TS लॉ CET, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी NLU उड़ीसा 3 ईयर्स, LLB के, जामिया इस्लामिया के मॉक टेस्ट हैं एंड ऑल्सो पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स, AIL LET के भी मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दिए अब तो, ठीक है। तो वो चेकआउट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल फॉर करंट अफेयर्स इज ऑल्सो अवेलेबल, ज़रूर चेकआउट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे कल, और कल भी हम 2 एनालिसिस कर करके अपना बैकलॉग जो है ख़त्म कर देंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।